नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरसी आईजीसी रेवोल्यूशन 2023 का चैप्टर 6 जो कि है ऑपरेटिंग कोड के ऊपर। यह कोड काफ़ी लेंदी था, तो इसको हमने मल्टीपल पार्ट्स में कवर किया है। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग फिलॉसफी, सिस्टम सिक्योरिटी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड रिजॉर्व्स। अगेन जो हमारा फॉर्मेट है वो मिक्स फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव पैटर्न टाइप्स में। तो फर्स्ट है हमारा कि जो हमारे ग्रिड के कनेक्टेड एंटिटीज की एंटिटीज हैं उनका क्या रोल है। तो अगेन जो हमारा ऑपरेटिंग फिलोसफी है, यहाँ पे ग्रिड के स्टेबल ऑपरेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे जितनी भी रहेगी। तो जो भी की एंटिटीज है ग्रिड के लिए, जैसे कि लोड डिस्प्ले सेंटर्स, वो तीन है हमारे पास मेजरली, एसएलडीसी, आरएलडीसी और एनएलडीसी। इनका की फंक्शन है आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट करके जो ग्रिड के स्टेबल और रिलायबल ऑपरेशन को इंश्योर करना, साथ ही साथ उसके जितना मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम पहुंच सकते हैं उसको ऑपरेट करना। नेक्स्ट है कि जो हमारा ग्रिड का ऑपरेशन है उसको हम मॉनिटर कौन करता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो जो भी हमारे लोड डिस्पैच सेंटर्स है उन सबका काम है ग्रिड के ऑपरेशन को मॉनिटर करना, साथ ही साथ उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर को क्रिएट करना और उसको टाइम टाइम अपडेट करना, जिससे कि ग्रिड की स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। मैन पावर से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है हमारा आईजीसी। तो ये बताता है कि जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन सेंटर्स है, अब वो एनएलडीसी हो, आरएलडीसी हो, एसएलडीसी हो या फिर जेनेटिक स्टेशंस, जैसे कि जो जिनकी वैल्यूज है वो 110 किलोवाट से ज़्यादा हो, ट्रांसमिशन लाइसेंसेस, एसएनए, क्यूसीए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स या बल्क कंज्यूमर्स, इन सब के कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में 24/7 क्वालिफाइड मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए, जो कि ग्रिड के स्टेबल ऑपरेशन के लिए किसी भी लोड डिस्पैच सेंटर से इंस्ट्रक्शन लेके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अवेलेबल रहे। साथ ही साथ जो भी आईएसटीएस या फिर जो इंटर जनरेटिंग स्टेशन से जेनेटिक स्टेशन हो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो, क्यूसीए हो, एसएनए मतलब जो हमारे क्वालिफाइड कोऑर्डिनेशन एजेंसी या फिर जो सेटलमेंट नोडल एजेंसीज है, इन सब के भी कंट्रोल सेंटर्स में 24/7 क्वालिफाइड मैन पावर अवेलेबल होना चाहिए टू टेक द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एनी एलडीसीज। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सिक्योरिटी। अगेन यहाँ पे जो हमारी बात की जाएगी वो पर्टिकुलर चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग ही की जाएगी, क्योंकि सिस्टम सिक्योरिटी काफ़ी वाइड टॉपिक रहेगा। तो उसके जो चैप्टर 6 में जो बातें की गई हैं सिस्टम सिक्योरिटी से रिलेटेड, वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी से मतलब ग्रिड की सिक्योरिटी से है, तो कौन कौन से की एलिमेंट है, उनको कब आइसोलेट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा। तो जो भी की एलिमेंट्स रहेंगे उन सबको आइडेंटिफाई करने का काम तो वहाँ का आरएलडीसी करेगा। ऊपर उसको कब आइसोलेट करना है, तो उसको आइसोलेट करने के लिए जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तब करना हो, जब ग्रिड को हमको स्टेबल करना हो तब उस केस में उनको आइसोलेट किया जा सकता है। सेफ्टी रीजन मतलब कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो रहा है या फिर कोई क्लाइमेटिक इश्यू आ रहा है, तो उस टाइम पे उसको आइसोलेट करना है। अगर हम चाहते हैं कि मेन हमारी जो मशीन्स है उसकी सेफ्टी के लिए हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी है ग्रिड के, उस टाइम पे मशीन को ऑपरेट करना मशीन के लिए डेंजरस होता है। तो उस टाइम पे मशीन को आइसोलेट किया जा सकता है। तो इस तरीके का कोई भी आइसोलेशन अगर हम कर रहे हैं, तो उसको वेल विदिन 15 मिनट्स के अंदर ही हमको आरएलडीसी या फिर एलडीसी एसएलडीसी को इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि उस चीज़ को प्लानिंग में वो ला सके। अगर हम कोई मेजर प्लानिंग आउटेज प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन्स का है ओवरलोडिंग हो गया है, फिर जनरेटिंग स्टेशन का ओवरलोडिंग हो, तो उसको 31 अक्टूबर तक हमको आरपीसी जो भी वहाँ का रीजनल पावर कमिटी है उनको इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि वो फ्यूचर के लिए उसको अकोमोडेट कर सके। जो रोल क्या रोल प्ले करता है आरएलडीसी आरपीसी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उनका ये काम होता है कि इस तरीके की जो की एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि ग्रिड की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, तो उनको आइडेंटिफ़ाई करना, साथ ही साथ उनको अवेलेबल रखना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अगर कोई इश्यू आता है, तो आरएलडीसी का ही काम होता है कि वो इन्फॉर्म भी करे इन एलिमेंट से रिलेटेड जो एंटिटीज़ हैं उनको। जो आरपीसी होता है, उसका मेन काम होता है कि जो आइलैंडिंग स्कीम है या फिर जो सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम है, इसको प्रिपेयर करना और इसकी मॉक ड्रिल करना। अब जो हमारा आइलैंडिंग स्कीम क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो डिस्ट्रिब्यूटेड ग्रिड हमारा है, मतलब जो नेशनल ग्रिड है, इस सब से अलग एक हमारा सेपरेट पोर्शन रहेगा, जो कंप्लीटली अलग रहेगा नेशनल ग्रिड से। तो अगर नेशनल ग्रिड फेल भी होता है, तो स्टिल वहाँ पे सफिशिएंट पावर अवेलेबल रहेगा वहाँ के लोड को अ, चलाने के लिए। जिससे कि जो अगर कभी इन केस अगर ग्रिड फेल भी होता है, तो वो एटलीस्ट वो वाला जो क्रिटिकल ज़ोन है, वो तो ऑपरेट होता रहे पावर से। तो ये आइलैंडिंग स्कीम होता है हमारा। जो हमारे ग्रिड के स्टेडी स्टेट वोल्टेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो और कौन मेजर लेता है? तो बेसिकली जो हमारे लोड डिस्पैच सेंटर्स है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इसके लिए जो मेजर्स लेना होते हैं, वो भी यही लेते हैं। बट साथ ही साथ जो यूज़र्स होते हैं, उनको भी कुछ
मैकेनिज्म इंस्टॉल करना होता है अपने एंड पे, जैसे कि वोल्टेज प्रिवेंशन ऑफ वोल्टेज कोलैप्स एंड कैस्केडिंग ट्रिपिंग। तो इस तरीके के कुछ मैकेनिज्म है जो कि यूजर एंड पे लगाए जाते हैं। अगर इस तरीके के कोई यूजर है, वो इस तरीके के बिना प्रोटेक्शन के ऑपरेट कर रहा है, तो उसको अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है और साथ ही साथ नेसेसरी परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे कि ग्रिड की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। जो जेनेटिक स्टेशन होते हैं वहाँ पे एवीआर का या फिर जो पावर सिस्टम स्टेबलाइजेशन मतलब पीएसएस, इसका क्या रोल होता है और उनकी ट्यूनिंग कब की जाती है? तो जो एवीआर जो और जो पीएसएस होते हैं, वो उनका बेसिक काम ही होता है कि जो भी जनरेटर्स के अंदर जो ऑसिलेशंस डेवलप हो रहे हैं ड्यू टू ग्रिड इम्बैलेंस, तो उसको डैम्पेन करना, मतलब उसको स्लोली स्लोली काम डाउन करना। मान लीजिए सडनली ग्रिड में कुछ डिस्टर्बेंस आता है, तो जनरेटिंग स्टेशंस के अंदर जो जनरेटर्स होते हैं उसमें ऑसिलेशंस आने लग जाते हैं। तो उसको स्टेबल करने का काम पीएसएस करता है हमारा। तो उसकी ट्यूनिंग विद इन द 5 ईयर्स के अंदर जो वहाँ की आरएलडीसी और आईपीसी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस चीज़ की परमिशन वहाँ के रिस्पेक्टिव आरएलडीसी से लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड रिजर्व। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्रिड का फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है कि किस बैंड को अ, ठीक माना गया, मतलब कि हाँ इस बैंड के अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डॉट 50 हर्ट्ज पे तो कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली चल नहीं सकती, क्योंकि वेरिएबल लोड्स रहते हैं हमारे पास। तो उस केस में हमारा जो बैंड है वो है 49.9 से 50.05 हर्ट्ज के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा रहनी चाहिए और आइडियली 50 हर्ट्ज तक होनी चाहिए। अब जो उसका रिज़ॉल्यूशन है फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट का, वो कितना है? वो है 1/1000, मतलब 1000वें का एक हिस्सा। मतलब अगर हम डेसिबल के बारे में बात करें, तो अप टू 3 डेसिमल तक उसका रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए। इसको कौन मेज़र करता है? इसको वही अगेन मेज़र करने का काम लोड डिस्पेच सेंटर्स का ही है, एसएलडीसी, आरएलडीसी और एनएलडीसी का। और इसका जो डाटा है रिलेटेड, वो कौन रखता है? इसका डाटा रिलेटेड रखता है आरएलडीसीज़। अगर हम बात करें कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो आउट ऑफ द बैंड जाती है, तो उस टाइम पे इसके रिलेटेड कौन एक्शंस लेगा? तो अगेन जो हमारा आरडीसीज़ है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसको करेक्ट करने के लिए रिलेवेंट जो एक्शंस लेना है वो लेंगे। तो कौन-कौन से हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर करने के लिए मेजर्स अवेलेबल है? तो हमारे पास 3 तरीके के मेजर अवेलेबल है, प्राइमरी, अ, रिजर्व, सेकेंडरी और टर्शियरी। और हम बात करें कि कंप्लीटली अगर आउटेज हो जाता है हमारे पास, तो उस टाइम पे हमारे पास ब्लैक स्टार्ट रिज़र्व रहेगा, और या फिर जब हमारे पास अगर कोई वोल्टेज हमको रिस्टोर करना या फिर ग्रिड में अगर वोल्टेज को हमको बैलेंस करना है, तो उस टाइम पे वोल्टेज कंट्रोल रिज़र्व। तो इस तरीके का हमारे पास टोटल 5 तरीके के हमारे पास रिज़र्व्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें 3 तो हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, 1 हम कंप्लीटली ब्लैक स्टार्ट के केस में करेंगे और 1 हम वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करने के लिए रहेगा। नेक्स्ट है हमारा एरिया कंट्रोल एरर। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन है हमारा, जिसका जो हमारा शेड्यूल है वो 450 मेगावाट है। तो अभी जो उसका रनिंग लोड जो है, मान लीजिए वो 400 मेगावाट है और ग्रिड में रिक्वायरमेंट भी है लोड की। तो जो हमारा रिजर्व्स है, एंसिलरी रिजर्व्स या फिर जो हमारा फ्रीक्वेंसी रिजर्व है, तो उस केस में वो उस जनरेटिंग स्टेशन को सप्लाई देंगे। अब मतलब उसको सिग्नल देंगे कि आपको और ज़्यादा जनरेट करना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उसके नेट शेड्यूल से और जो नेट जनरेशन उसमें हो रहा है। उसका शेड्यूल तो 450 है, वो जनरेट 400 कर रहे हैं। तो इनका जो डिफरेंस है, वो उसका वहाँ का एरिया कंट्रोल एरर है। तो इसके बेसिस पे जो सिग्नल जाएगा उसको कि आपको 50 मेगावाट और अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटी अवेलेबल है, आपने डिक्लेयर भी किया है और आपका शेड्यूल भी उतना है। तो ये जो होता है एरिया कंट्रोल एरर, वहाँ पे ये क्वांटम डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो रिज़र्व्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कितना क्वांटम जाएगा। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 तरीके का हमारे पास रिज़र्व्स अवेलेबल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इन सब में क्या डिफरेंस है? बेसिकली इनमें सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस है, इनके क्वांटम का और इनके टाइम ड्यूरेशन का। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, आइए उसको देखते हैं। तो ये जो ग्राफ है, इससे समझ सकते हैं कि इसके हमारे पास वाई एक्सिस पे क्वांटम है, मतलब कितना क्वांटम का हमारे पास पावर, और जो एक्स एक्सिस है इस पे हमारे पास टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अगर कोई डिस्टर्बेंस ग्रिड में आता है, तो सबसे पहले इनर्शियल जो हमारे पास फोर्स है वो काम करता है। इनर्शियल फोर्स का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे जनरेटर का हैवी मास होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही रेजिस्ट करता है उस ग्रिड के डिस्टर्बेंस को। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सडनली ड्रॉप होता है, तो सडनली जनरेटर का रोटेशन तो कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत हेवी मास से रोटेट हो रहा है। तो वो खुद ही वापस से उस फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल करने के लिए एफर्ट करता है। तो जिसके लिए वो ज़्यादा फिर स्टीम को रिक्वायर्ड स्टीम उसमें
इंसर्ट की जाती है। तो इनिशियली वो जो मास है, जो अपनी काइनेटिक एनर्जी से फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर करने की कोशिश करता है, तो उसको इनर्शियल बोला गया है। ये कुछ सेकंड्स के लिए रहेगा, जैसे कि इसमें लिखा है कि फर्स्ट फ्यू सेकंड्स ओनली, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जो हमारा आता है, वो आता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स का जो ड्यूरेशन रहेगा, वो कुछ सेकंड से 5 मिनट तक वो लास्ट कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी, जिसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 30 सेकंड से 15 मिनट्स तक रह सकता है। उसके बाद जो हमारा रहेगा वो टर्शियरी रहेगा। टर्शियरी जो रहेगा हमारा, वो 15 मिनट से 1 आवर तक रह रह सकता है। और 1 आवर्स के बाद हम फिर बेसिकली जो, अगर वो डिमांड है पावर की, तो फिर उसको जनरेशन में एडजस्ट किया जाता है। मतलब उसको शेड्यूलिंग के अंदर उसका बना लिया जाता है, क्योंकि 1 घंटा मतलब 4 ब्लॉक 15 मिनट का एक ब्लॉक होता है। तो वो तब तक उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन के लिए। तो अगर उसके बाद भी नहीं होता है, तो फिर उसको हम डे, मतलब जो होता है डे एम, मतलब डे एंड मार्केट, उसमें कंसीडर करके मतलब एक दिन बाद का हम शेड्यूलिंग करने लग जाते हैं। अगर लग रहा है कि पावर डिमांड कंटिन्यूअस रहने वाली है, तो उसको नेक्स्ट डे के शेड्यूल में भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे रिजर्व फ्रीक्वेंसी को एस्टेब्लिश करने के काम में आते हैं। इनका जो आप वाई एक्सिस पे देख सकते हैं कि किसका कितना क्वांटम होता है। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो क्वांटम रहेगा हमारे पास, वो इसका डे नाइट शेड्यूलिंग का रहेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास काफ़ी सारे रिज़र्व्स अवेलेबल है। एग्ज़ाम्पल के लिए हमारा जो इंस्टॉल कैपेसिटी अभी है हमारे पास इंडिया में, वो पावर का अप्रॉक्सिमेटली 11 गीगावाट का है, और हमारा जो पीक डिमांड है वो 225 250 गीगावाट का ही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इंस्टॉल्ड है और जो हमारा एक्चुअल पीक डिमांड है, उसमें काफ़ी डिफरेंस अवेलेबल है। तो हमेशा हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वांटम रहेगा, वो हमारा डे अहेड शेड्यूलिंग का ही रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो जनरेशन देने के लिए हमारे पास रहेगा, एंड वैसे उसी तरीके से हमारा उसी पैटर्न में हमारा रिज़र्व्स का क्वांटम भी अवेलेबल रहेगा। तो ये हमारा एक जनरल डिफरेंस है तीनों, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। अब कौन-कौन से होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? तो प्राइमरी हम बात करें, तो हमारे आरजीएमओ, एफजीएमओ, ये प्राइमरी फ्रीक्वेंसी रिस्टोरेशन के लिए जो एंसिलरी सर्विसेज है उसका काम करते हैं। सेकेंडरी में हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एजीसी है, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। थर्ड में जो है हमारा, उसमें हम बेसिकली जो हमारा शेड्यूलिंग उसमें कवर हो जाता है, कि हम उसको शेड्यूल का फॉर्म बना के उसको जनरेटिंग स्टेशन को दे देते हैं, जो कि ग्रिड को स्टेबल करने का काम करता है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वो शेड्यूल कम कर दिया जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो शेड्यूल बढ़ा दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो चैप्टर 6 के पार्ट 1 के ऊपर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू।